बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद एक्सेल के फंक्शंस मैं करवाऊँगा और उसको कैसे किया जाता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एफ फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है और उसको मैं थोड़ा आपको कराऊँगा। इसके अलावा एवरेज काउंट और नाउ फंक्शन, ये 4-5 फंक्शन है, ठीक है। ये मैं आपको कराऊँगा कि किस किस्म कैसे ये परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इनका यूजेज क्या है। अच्छा, एफ फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। एफ फंक्शन जो है ये प्रोग्रामिंग, जितने भी आप अगर किसी लैंग्वेज में कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, तो हर जगह पे इसकी बड़ी अफादियत होती है और हर जगह पे यूज़ होता है। और डेली लाइफ में भी हम इसको एफ कंडीशंस को, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इसको बहुत यूज़ करते हैं। देखिए, एफ फंक्शन को की जो सिंटैक्स है सिंपल सा है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 3 चीज़ें होती हैं जो एक्सेल में है, ठीक है। मैं एक्सेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बेसिकली अगर किसी लैंग्वेज में बात की जाए तो फिर तो ये डिफरेंट होता है, थोड़ा इसको सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन एक्सेल में इसको जो है जिस तरह जिस इस एक्सेल में जिस तरह इसका सिंटैक्स है मैं उस हिसाब से बात करूँगा। एक्सेल में देखो एफ़, बेसिकली जो एफ़ है ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, एफ़। फिर इसके बाद इसका लॉजिकल टेस्ट आता है और फिर वैल्यू F2, वैल्यू F5। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट एनी एक्सप्रेशन और एनी वैल्यू होती है जिसको हमने टेस्ट करना होता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। इफ़, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक वैल्यू है जो कि एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर पड़ी है, ठीक है। क्या जो वैल्यू वेरिएबल ए के अंदर पड़ी है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। ये एक लॉजिकल टेस्ट हो गया कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है। मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि जिस एक वेरिएबल जो जिसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसका नाम ए है, उसको मैं 2 या कोई भी नंबर के साथ मैं कंपेयर करवाना चाहता हूँ कि ये उसके साथ उसका उससे बड़ा है या छोटा है। या मैं कहता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन 2, ए से बड़ी है, ए इज़ ग्रेटर देन 2। क्या ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है 2 से? या हम दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल, कि या उसकी एज, माई एज, ठीक है। एक बंदा है जिसकी अपनी एज है इज़ ग्रेटर देन 28, ठीक है। इस किस्म की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर कंपैरिजन वगैरह हम करते हैं, इक्वल टू करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं। इसके आगे मैं आपको ऑपरेटर्स कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में समझाऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, जिनको यूज़ करके हम इसको मज़ीद इस टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन 2 है तो फिर क्या हो गया, मतलब ट्रू हो गई स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो फिर ये जो पहला वाला आपने जो उसके अंदर ऑप्शन दी होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ट्रू नहीं हुई तो फिर दूसरी वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है। अगर ए से एक ए इज़ ग्रेटर देन 2, देन इफ इट इज़ रिटर्न 2 देन द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब इमीडिएट इसके बाद जो कंडीशन होगी ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये गलत हुई, ठीक है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत यूज़फुल होते हैं और यूज़ होते हैं। और बेसिकली जो इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिधर भी आती हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के साथ ये यूज़ होती हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज़ होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, पहली है कंपैरिजन, क्या है, इक्वल टू है। तो इक्वल टू, अगर A1 इज इक्वल टू D1, ये भी कंडीशन हो सकती है कि इफ़ A1 इज़ इक्वल टू D1, A1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, A1 सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो D1 के बराबर है। अगर ये बराबर हुई तो फिर पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, ग्रेटर देन, ये इस किस्म का साइन इसका होता है, ठीक है।
A1 इज़ ग्रेटर देन D1। अच्छा ये वाली जो है ये ग्रेटर देन इक्वल देन, ये बहुत यूज़फुल होती है जिधर हमने दो चीज़, जिधर हमने कंपैरिजन करना हो और साथ में ये भी देखना हो कि ये इसके बराबर है या इससे बड़ी है। ठीक है, इफ़ A1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन D1, A1 के अंदर अगर जो वैल्यू पड़ी है अगर वो A1 और D1 की वैल्यू आपस में बराबर हों तब भी ट्रू आएगा, अगर A1 की वैल्यू D1 से ग्रेटर है तब भी ट्रू आएगा, इल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा फिर ये लेस देन वाली है। ठीक है, इफ़ A1 इज़ लेस देन D1। ठीक है, ये इस तरह, फिर ये लेस देन इक्वल देन है, ये भी इसकी तरह ही है, लेकिन इसके अंदर फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर आपस में बराबर हो या A1 की कम होगी D1 से तब एग्जीक्यूट होगा। ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू ये है कि जिस तरह इक्वल होता है ना कि A1 इज़ इक्वल टू D1, अगर दोनों के अंदर 1 1 पड़ा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट मैं लगाऊंगा नॉट इक्वल टू इसके साइन के साथ, अगर दोनों के अंदर 1 1 पड़ा है तो फिर ये फॉल्स होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा अगर एक के अंदर 1 पड़ा है एक के अंदर 2 पड़ा है, ये नॉट इक्वल टू, तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसको आप समझेंगे तो आप कंडीशनल जो इफ स्टेटमेंट्स हैं उसको यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको इसका पता नहीं है, इसको समझ नहीं आती कि ये किस लिए यूज़ होता है, तो फिर आप उसको कंडीशन स्टेटमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास नेस्टेड एफ आता है। नेस्टेड एफ जो है ये भी एफ की ही तरह होता है, लेकिन ये नेस्टेड होता है, एक के अंदर दूसरा एफ जिस तरह अगर मैं ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर मुझे बहुत कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि अगर 80% मार्क्स है तो A1 प्लस करो, अगर 80% नहीं 80 या 80 के बराबर मार्क्स है तो ए प्लस होगा, अगर मार्क्स जो हैं वो 70 हैं या 70 से ग्रेटर हैं तो फिर ए होगा, अगर 60% हैं या 60 से ग्रेटर हैं तो बी होगा, अगर 50% है और 50% से 50 मार्क्स और 50 ज़्यादा हो तो सी होगा, एल्स जो हैगा वो ई होगा। ठीक है, अब देखो इस जगह पे मैंने ये इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसी को एग्जैक्टली मैं इम्प्लीमेंट करूँगा आगे इसमें एक्सेल में। ठीक है, मैं पहले समझा रहा हूँ कि ये क्या क्या होगा, बाद में फिर मैं एक एक को कराऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह का, ये देखो ये एक एफ़ के अंदर एक एफ़ है ना, उधर इस जगह पे देखो ये एक एफ़ ही था। ठीक है, एक एफ़ ही था, एक एफ़ बस ये। अब इस जगह पे देखो तो एफ़ के अंदर एक एफ़ आ रहा है, देखो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये एफ़ की कंडीशन हो गई, फिर अगर ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला, ये इसका इफ़ कंडीशन ट्रू तो पहला वाला ट्रू के पास में, अगर ये ट्रू ना हुआ तो फिर ये फॉल्स वाला पोर्शन। अब फॉल्स वाले पोर्शन के अंदर हमने दोबारा एफ दिया हुआ है, फॉल्स वाले पोर्शन के अंदर हमने दूसरा एफ दिया हुआ है, अब ये एग्जीक्यूट होगा। फिर इस फॉल्स वाले पोर्शन का अगर इसके अंदर अगर ट्रू हुआ तो फिर ये वाला होगा, लेकिन इसके फॉल्स में गया तो फिर इसके फॉल्स में दूसरा एफ है। ठीक है, तो ये इसको नेस्टेड एफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका सिंटैक्स इस तरह का होता है। अच्छा, फिर हमारे पास एवरेज है। एवरेज बहुत सिंपल है, अरिथमेटिक मीन को कहते हैं। ठीक है, कोई जितने नंबर हो उनको सम कर लो, जितने नंबर्स की टोटल तादाद हो, मतलब जितनी अकरेंसेस हों उसकी, 5 नंबर हों। ठीक है, एक नंबर एक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो इन सबको जमा कर दो, जितने टोटल अकरेंसेस हो तो उस पर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एवरेज इससे आ जाता है। फिर हमारे पास एक दूसरा 3 फंक्शन है। ठीक है, काउंट है, काउंट बी है, काउंट ए है, काउंट है और काउंट ब्लैंक है। ठीक है, काउंट ए का काम होता है ना, ये जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं सेल्स के अंदर, उनको अगर आप रेंज इसके अंदर दे दो कोई भी तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है। फिर इस तरह काउंट ए जो होता है ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है, लेकिन एम्प्टी स्पेसेस को कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जो भी हो जिस सेल के अंदर। और फिर ये काउंट ब्लैंक जो होता है ये सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस को कैलकुलेट करता है, एम्प्टी स्पेसेस को आपको बताता है कि कितने एम्प्टी स्पेसेस मेरे पास आए हैं। ये यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत यूज़फुल हैं जब आप एक्सेल के अंदर अगर कोई कम्प्लेक्स चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो जिसके अंदर आपको डिसीजंस लेने हों कि कितने काउंट कितनी वैल्यूज़ हैं, तो आप इसकी आसानी से इसको, बड़ा यूज़फुल फंक्शन है, यूज़ होता है। फिर हमारे पास नाउ है, जो नाउ फंक्शन जो है ये करंट डेट टाइम को रिटर्न करता है, जो भी करंट डेट टाइम होगा। अभी हम एक्सेल की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये सेटअप किया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ मैंने ऐड की हुई हैं। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को के ऊपर ये फंक्शंस लगाऊंगा।
सबसे पहले मैं रिज़ल्ट वाला जो है वो कैलकुलेट करूँगा सिंपल एफ़, ठीक है। सिंपल एफ़ मतलब नेस्टेड एफ़ नहीं, सिंपल एफ़। सिंपल एफ़ को मैंने कंडीशन इसके सामने लिखी है कि अगर मार्क्स इक्वल और ग्रेटर देन 50 हों तो पास स्टूडेंट पास है। इन सारे सब्जेक्ट्स के ये देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हैं और ये इसके आगे ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब मैं सिंपल एफ़ की मदद से इधर पास और फेल को क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। ये लॉजिकल फार्मूला है, ठीक है। लॉजिकल फार्मूला कि मैं उसको लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसको लगाने का तरीका क्या है कि मैं इस जगह पे अपना वो ले आऊँगा कर्सर, और मैं इस जगह पे कर्सर जब ब्लिंक कर रहा है तो मैं इक्वल टू साइन डालूंगा, डाल दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने पहले क्या करना है, इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है। इफ़ इज़ अ कीवर्ड, आपने इसको मस्ट कंपलसरी इस जगह पे पुट करना है, ठीक है। इफ़ ये कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड वो होता है कि जो कंपाइलर होता है या इसको जो रन प्रोग्राम को जो चीज़ रन कर रही होती है सिंपल, अब तो उसको पता होता है कि इफ़ का मतलब क्या है। अभी मैंने इफ़ लगा दिया तो अब कंपाइलर को या जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पता चल जाएगा कि इफ़ का मतलब ये है कि ये लॉजिकल फंक्शन यूज़ कर इस जगह पे लॉजिकल फंक्शन और मुझे टेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो इफ़ है, इफ़ के बाद अब कंडीशनल टेस्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो टेस्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि देखो ये ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब ऑब्टेन मार्क्स का सेल नंबर क्या है, 4। मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो देखो ये E4 इस जगह पे आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि E4 के अंदर अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल देन कितने हों, 50 हों, तो क्या करो, प्रिंट करो, जगह पे इसको करा दे, सॉरी। अच्छा, क्या करो, प्रिंट करो, पास। अच्छा, अभी देखो अगर E4 के अंदर मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे या 50 के बराबर होंगे तो ये पास आपको प्रिंट करके देगा। अगर बराबर ना हुए तो फिर क्या करेगा, फिर मैं दूसरी इसकी फॉल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इसने लिखना है फेल, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस पर एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब देखो इस जगह के ऊपर देखो इसने क्या प्रिंट कर दिया, पास प्रिंट कर दिया। मीन्स के देखो E4 के अंदर कितने मार्क्स हैं इस टाइम पे, 50 हैं। तो 50 इज़ ग्रेटर देन 50 फॉल्स हो गया, लेकिन 50 इज़ इक्वल देन 50। मतलब देखो दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी है जगह पे, देखो दो, ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया हुआ है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने ये इक्वल टू और ग्रेटर वाला यूज़ किया हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट ग्रेटर वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई लेकिन इक्वल टू वाली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है, क्योंकि तो पास हो गया और आगे फेल वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। अब मैंने नीचे इन तक इस जगह तक इसको लेके आना है, ठीक है, ये सब के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, इसको आसानी से इस जगह पे प्लस जिधर आता है, ठीक है, इसको पकड़ लूँगा और नीचे ड्रैग कर दूँगा। अब ये सब के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस की वजह से सब के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, देखो। अच्छा, अब देखें ये सेल नंबर E5 की तरफ आते हैं। E5 के अंदर कितने मार्क्स है, 49। अब 49 जो हैं फार्मूले के हिसाब से देखें तो E5 49 इज़ ग्रेटर देन 50 फॉल्स, 49 इज़ इक्वल देन 50 फॉल्स। तो फॉल्स में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फेल, तो ये फेल हो गया, ठीक है। ये सिंपल एफ स्टेटमेंट थी, सिंपल एफ स्टेटमेंट। अभी मैं नेस्टेड एफ की तरफ आऊँगा, ठीक है। नेस्टेड एफ की तरफ आऊँगा। नेस्टेड एफ किस तरह यूज़ की जाती है। नेस्टेड एफ को यूज़ करने से पहले आप इस जगह पे कुछ कंडीशंस देख लें जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई। देखो ये प्रोग्राम जब भी बनता है ना तो पहले आपने कंडीशंस, पहले आपने उसका सूडो कोड लिखना होता है। मैं या उसकी आप सिंपल सूडो कोड आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने इसको पेपर के ऊपर अपने अल्फाज में लिख देना है कि भाई ये क्या, ये क्या होगा, क्या कंडीशन, सब कुछ लिख देना है। फिर उसको आपने किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये मैंने आसानी के लिए क्या किया हुआ है, पहले अपनी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये कंडीशन होगी तो ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये होगा, ये कंडीशन होगी तो ये होगा। अब ये हर कोई लिख सकता है, ये एल्गोरिथम है। ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ लिख दिया है, बस समझ लें कि ये एल्गोरिथम है, स्टेप्स हैं जो मुझे अब सिंटैक्स के अंदर फॉलो करने होंगे। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एक लैंग्वेज का उसका ग्रामेटिकल वो हिस्सा होता है जो बनावट होती है उस लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को हम जब जिस तरह इंग्लिश की बनावट हो, इंग्लिश का कोई वर्ड बोलते हो या कोई जुमला बोलते हो, पैराग्राफ लेते हो, तो आप इंग्लिश के ग्रामर का ख्याल रखते हो। तो सिंटैक्स भी इस तरह होता है कि जो बनावट होती है
किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी कोड करने की, तो उस बनावट के हिसाब से हम इसको, मैं अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके स्टेटमेंट्स को अभी मैं इफ़ के स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करूँगा। तो फिर जब मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा आसानी। अच्छा देखो, मैं इस जगह पे ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू साइन डालता हूँ, ठीक है, फिर एफ़, ठीक है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 से, चलो स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 के बराबर हों या 80 से ज़्यादा हों तो क्या डिस्प्ले करना है? A1, ग्रेड A+ डिस्प्ले करना है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट के मार्क्स किस नंबर इसमें हैं? अब 10 मार्क्स इस नंबर सेल में है, तो इसकी वैल्यू क्या है? E4। अच्छा, अब E4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 80, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर इस जगह पे देखें, इस जगह पे ये ऊपर फार्मूला में देखें, इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। नीचे भी लिख सकते हैं, इस जगह पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर मैं जब लिखूंगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको फुल नज़र आएगा, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर 80 के बराबर हों या 80 से ग्रेटर हों तो कामा, ठीक है, क्या डिस्प्ले करना है? A+, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्क्स जो हैं वो 80, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये इफ़ मार्क्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 70, अगर मार्क्स 70, ठीक है, अगर इक्वल 80 से कम हो, ठीक है, 80 से कम हो तो फिर क्या होगा? अगर मार्क्स 70 हो या 70 से ज़्यादा हो तो फिर क्या करना है? फिर हमने दूसरा ग्रेड A लिखना है। अच्छा, अब देखो, इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इफ़ की लगा दी है। अब इसकी ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये पहले वाला ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये बराबर ना हो, ये एग्जीक्यूट ना हुई, मतलब ये फॉल्स हो गई, तो फिर इस जगह पे हमने दूसरा F लगाना है, ठीक है। फिर मैंने F लगाया और फिर इस जगह पे मैं अब दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, तो E4, ठीक है, E4 मैंने लगा दिया, उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फिर क्या करना है? उसको कौन सा ग्रेड देना है? A ग्रेड देना है, ठीक है। अगर ये 70 हो गई तो फिर क्या होगा? A प्रेस होगा। अगर फिर मैंने तीसरा F इस जगह पे अब लगाना है, इफ़, ये देखिए तीसरा F लगाना है इस 60 वाला। इफ़ मार्क्स इक्वल आर ग्रेटर देन 60 तो फिर क्या होगा? अच्छा, E4, क्योंकि E4 के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, 60। तो अगर 60 हो तो फिर क्या प्रिंट करना है? ग्रेड कौन सा था? B, ठीक है, ग्रेड प्रेजेंट करना है। अच्छा, फिर एक मिनट, अच्छा एक मिनट, में इसको पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, फिर मैं तीसरा F लगाऊंगा इस जगह पे, चौथा F है, ठीक है। अच्छा, फिर E4 ग्रेटर देन इक्वल देन 50, अगर 50 हो तो फिर क्या करना है? कौन सा ग्रेड लगाना है? C। अच्छा, अब इसके अंदर में, अब मुझे आगे नहीं जाना, बस इस तक आना है। अब इसी के अंदर अगर C से भी कम हो तो फिर क्या होगा? फिर इस जगह पे मैंने सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट लगा देनी है, और वो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी कि E प्रिंट कर दो, बस ग्रेड E प्रिंट कर दो। अच्छा, अब जितने ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए थे इतने ब्रैकेट्स मैंने इसको क्लोज भी करने हैं, ठीक है। ये देखो कलर चेंज होता जाएगा और ये ब्रैकेट्स को ऐड करता जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट्स मैंने इसके क्लोज कर दिए हैं। अब देखो मैंने एंटर मारा, ठीक है, तो पहला ऑटोमेटिकली जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। देखो पहले के ऊपर, पहले की 50 मार्क्स हैं, अब 50 मार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो इस जगह पे देख लेते हैं कि 50 मार्क्स के आगे क्या प्रेजेंट करना है,
सी करना है। तो देखो सी आ गया है। अब मैंने नीचे भी फार्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इस जगह तक आ जाता हूँ, मैं फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं, सब के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखिए 49 है, तो 49 के लिए ये वाला जो पहली वाली स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैंने लिखा था कि इफ़ मार्क्स इक्वल और ग्रेटर देन 50, तो सी अगर सी अगर 50 से भी कम है तो फिर ई करना है। देखो ये मार्क्स 50 से कम है, ये बंदा फेल है, इसको ई ग्रेड मिल चुका है। मैथ्स के अंदर 70 मार्क्स हैं, 70 के लिए इधर लिखा हुआ है कि ग्रेड 70 आएगा, या 70 से ऊपर 60 है, ठीक है। अब इधर 81 है, तो इस जगह पे लिखा हुआ है कि 80 या 80 से ग्रेटर मार्क्स हो तो उसके लिए A1 आएगा, A+ आएगा, ठीक है। तो ये नेस्टेड एफ था, एक ये सिंपल एफ था, ये फिर नेस्टेड एफ था, ठीक है। ये दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। दोनों को इम्प्लीमेंट मैंने कर लिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है नेस्टेड, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप सिंपल एफ लगाना आपको आता है तो आपको नेस्टेड को भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं होता। फिर हमारे पास काउंट के फंक्शंस हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है, मैं सिर्फ इसके ऊपर काउंट के फंक्शन यूज़ करता हूँ कि आपको रिजल्ट में समझाता हूँ। देखो ये कितनी रोज़ हैं, कितने 1 2 ठीक है 3, या इसको A20 से हिसाब कर लेते हैं और A29 तक, मतलब 9 रोज़ हैं, ठीक है। अब इन 9 रोज़ एक सेल के अंदर जो 9 रोज़ हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अभी काउंट वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, काउंट को यूज़ करने के लिए काउंट सिंपल मैंने लिखा, ठीक है। और इसके अंदर मैं भी रेंज पास करूँगा, तो मैं कौन सा नंबर, ये डी नंबर जो है, डी नंबर कॉलम है और सेल नंबर D20 है, ठीक है। तो D20, ठीक है। रेंज के लिए डबल जो कॉलम्स हैं ये लगाऊंगा मैं, ठीक है। डबल कॉलम्स में लगाऊंगा, कॉलम्स मैंने लगा दिए। और ये किस तक, ये D29 तक जाएगा, ठीक है। D29 तक मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया 4। मतलब इसके अंदर 4 इस तरह के सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इस तरह के 1 2 3 4। अच्छा, अब ये काउंट ए हमने लगाना है, ठीक है। इसके लिए सिंपल काउंट ए, ठीक है। और इसी किस्म का D20 से ये स्टार्ट होगा और D29 तक आएगा, ठीक है। तो एंटर किया तो इसने क्या दिया, 7 वैल्यूज़ दे दी मुझे। इसके अंदर ये सब कैलकुलेट करेगा, न्यूमेरिक भी कैलकुलेट करेगा और अल्फ़ा न्यूमेरिक भी कैलकुलेट करेगा और अल्फ़ाबेटिक भी कैलकुलेट करेगा, लेकिन क्या कैलकुलेट नहीं करेगा, ब्लैंक कैलकुलेट नहीं करेगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसके अंदर 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि ब्लैंक हैं, तो इसने वो कैलकुलेट नहीं की। 3 वैल्यूज़ हैं जो इसने कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब मैं ब्लैंक कैलकुलेट करेंगे, काउंट, ठीक है, काउंट ब्लैंक। और फिर उसी तरह की रेंज D20 से D29 तक इसमें एंटर मारना है। 3। अब देखो कौन कौन सी हैं, 1 2 और ये वाले 3, इसकी सिंपल फंक्शन है, ठीक है। और तीनों सिंपल फंक्शन भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज के लिए सिंपल आता है सम ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल इसका एवरेज मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इसका, तो ये 50 + 49 + 70 + 60 + 81 और कितने नंबर पे डिवाइड हो, 1 2 3 4 5 के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। इस जगह पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है, एवरेज। और इस जगह पे ई, ठीक है, कौन सा है, E4 से स्टार्ट होगा और लास्ट रेंज कौन सी है, E8, ठीक है। और एंटर, तो 62 आता है, ठीक है। इस सबको जमा कर दो और फिर 5 के ऊपर डिवाइड कर दो तो इससे 62 आएगा। ये इसका एवरेज है। एवरेज इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल काउंट। अच्छा, नाउ को यूज़ करते हैं। सिंपल नाउ लिखता हूँ मैं, ठीक है। नाउ वाला फंक्शन लिखता हूँ और मैं ब्रेसेस डाल के एंटर मारता हूँ। ये करंट डेट जो सिस्टम की डेट होगी, साथ में टाइम, तो अभी 26 डेट है, 5वें महीने की और 9:26 हुए हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो थी वो इतनी काफ़ी है, ठीक है। एक्सेल में
जितना भी पहले मैंने थ्योरेटिकल आपको करवाया, ठीक है, स्लाइड्स की मदद से, फिर मैंने प्रैक्टिकल उसको करवाया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक चार्ट बनाएं इस किस्म का, और कोई भी वैल्यूज़ लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और आप जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। थैंक यू।